आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी की प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची। राज्य में 12,55,00,000 मतदाता हुए दर्ज। 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं आपत्तियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देगी सरकार। राज्य में पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण होगा आसान। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत जीराम जी अधिनियम बनेगा विकसित भारत की आधारशिला। रोजगार की नई गारंटी के साथ प्रदेश में लागू होगा अधिनियम। और प्रदेश में घने कोहरे और भीषण ठंड का प्रकोप जारी। हवाई और रेल यातायात पर पड़ा असर। राज्य के अधिकांश जिलों के लिए घने कोहरे और शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने ड्राफ्ट सूची को लेकर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बताया कि राज्य में कुल 12,55,00,000 मतदाता दर्ज किए गए हैं। पहले चरण की प्रक्रिया के बाद करीब 2,89,00,000 नाम यानी 18.70% मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। भ्रमण के बाद BLO को सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई। ऐसे मतदाता 46.23 लाख थे। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहाँ उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में BLO को मिले नहीं। ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए। ऐसे 25.47 लाख। श्री रिंडवा ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 के बीच किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उद्योग, उच्च शिक्षा, परिवहन समेत कई विभागों के 13 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र GCC नीति 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमावली 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2024 में लाई गई सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 3,000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश पर विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पीलीभीत में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन दिए जाने का भी प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है। जनपद पीलीभीत में टनकपुर रोड के ऊपर एक नया बस अड्डा मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूरी के ऊपर बनना है। जनपद पीलीभीत में नवीन बस स्टेशन स्थापित निर्माण करने के लिए इसमें राजस्व विभाग की जमीन 7,000 स्क्वायर मीटर ये जमीन सरकार ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को लीज पर दी है। तो उत्तराखंड और खासतौर से नेपाल तो जाने आने में सुविधा होगी और खासतौर से इसमें पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट ने चिकित्सा अनुभाग वाराणसी के मंडलीय चिकित्सालय के 11 भवनों का ध्वस्तीकरण करते हुए 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाने को भी मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में राज्य में परिवार के सदस्यों के मध्य निष्पादित अचल संपत्ति के दान विलेख पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में दी जा रही छूट के दायरे को और व्यापक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। फैसलों की जानकारी देते हुए स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि यदि अचल संपत्ति का दान परिवार के सदस्यों के पक्ष में किया जाता है तो स्टाम्प शुल्क में छूट देते हुए अधिकतम 5,000 रुपए ही लिए जाएंगे। ये छूट अब तक केवल कृषि संबंधित एवं आवासीय संपत्तियों तक सीमित थी। इस छूट को पारिवारिक सदस्यों के मध्य व्यावसायिक एवं औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी लागू करने का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का पारित होना ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार की तरफ से अधिनियम को लेकर लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 विकसित भारत की आधारशिला बनेगा। बीपी जी राम जी एक्ट 2025 अगर हम इसकी उन विशेषताओं को देखेंगे, एक पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार सृजन की अधिक गारंटी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए यानी ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित हुआ है और ये विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार हो सकता है जब राज्य विकसित होंगे। राज्य विकसित तब होंगे जब हमारी आधारभूत इकाई गांव है ये विकसित होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को इस कानून से सर्वाधिक लाभ होगा। रोजगार की नई गारंटी के साथ इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज मिशन अमृत सरोवर पर नजर डालते हैं। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत साल 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण और पुराने तालाबों का पुनर्जीवन करना था। हर अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की क्षमता होती है। प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मिशन अमृत सरोवर की नियमित समीक्षा की गई। ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव रोहिणी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति के माध्यम से की गई समीक्षा से सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार रूल ऑफ नेशन की बात करते हैं। उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज्यादा समन्वय जो है हम सबके बीच में बढ़ जाता है। इस योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रगति की निगरानी के बाद काम में तेजी आई और अब तक देश भर में 68,800 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत चल रही कई योजनाओं को वर्ष 2026 में पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शामिल है। प्राधिकरण नए वर्ष में कई योजनाएं ला रहा है, जिससे आम लोगों को लाभ मिलेगा। यमुना प्राधिकरण के CEO RK सिंह ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद क्षेत्र का तेजी से आर्थिक विकास होगा। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें एक काफी अच्छा जो है ग्रोथ और विकास देखने को मिलेगा और साथ ही जो एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा उसके बाद से इस क्षेत्र की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगी। प्रदेश में घने कोहरे और भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे के चलते हवाई और रेल यातायात पर असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार कम दृश्यता के कारण रेलगाड़ियां विलंब से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ियों की स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज और कल के लिए घने कोहरे और शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद जारी की प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची। राज्य में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हुए दर्ज। 6 फरवरी तक दर्ज की जा सकती हैं आपत्तियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेशकों को विशेष प्रोत्साहन देगी सरकार। राज्य में पारिवारिक संपत्ति हस्तांतरण होगा आसान। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम बनेगा विकसित भारत की आधारशिला। रोजगार की नई गारंटी के साथ प्रदेश में लागू होगा अधिनियम।
और प्रदेश में घने कोहरे और भीषण ठंड का प्रकोप जारी। हवाई और रेल यातायात पर पड़ा असर। राज्य के अधिकांश जिलों के लिए घने कोहरे और शीत दिवस का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।